नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। देखिए, अक्सर हमारे और आपके मन में ये सवाल आता है ना कि क्या हाई कोर्ट के जज या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजीआई, क्या ये लोग कानून से ऊपर होते हैं? क्या उन पर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, अगर हम और आप जैसी कोई आम जनता गलती करें तो अदालत हमें सजा दे देती है, राइट? लेकिन क्या हो अगर कोई जज ही गलती कर दे? मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला हो या पद का दुरुपयोग हो, तो उन्हें सजा कौन देगा? ये एक बहुत ही क्रूशियल सवाल है, क्योंकि हमारे देश में यह साफ माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमने इस जानकारी को 6 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले कानून और न्यायाधीश को समझेंगे, फिर जजों को हटाने की पावर, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, आपराधिक कार्यवाही, इतिहास के कुछ बड़े मामले और आखिर में चेक एंड बैलेंस। बस इतना समझते ही ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, कानून और न्यायाधीश। देखिए, भारत में रूल ऑफ लॉ चलता है। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब बस यही है कि चाहे कोई राजनेता हो, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो या फिर कोई जज, कोई भी कानून से बाहर या उससे ऊपर बिल्कुल नहीं है। हर किसी को कायदे कानून के दायरे में ही रहना होता है। अब हमारे संविधान में एक बहुत ही स्पष्ट बात लिखी है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। इंग्लिश में इसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी कहते हैं। वैसे जजों को खास सुरक्षा मिली होती है ताकि वो बिना किसी डर के एकदम निष्पक्ष फैसले सुना सकें। लेकिन अगर कोई जज कोई गंभीर गलती करता है या शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने में अक्षम हो जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत उनकी भी पूरी जवाबदेही तय की गई है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक जज को उनकी कुर्सी से हटाने की असली पावर है किसके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी जज को हटाना कोई आसान काम तो है नहीं। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को आप किसी नॉर्मल सरकारी कर्मचारी की तरह तुरंत नौकरी से नहीं निकाल सकते। संविधान के अनुच्छेद 217 और 218 साफ कहते हैं कि एक जज को केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से सीधे उन्हें नहीं हटा सकते। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी संवैधानिक प्रक्रिया होती है। और यहीं से हमारी तीसरी कड़ी जुड़ती है, महाभियोग की प्रक्रिया, जिसे हम इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। ये इतनी ज्यादा सख्त और मुश्किल प्रक्रिया है जिसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि कोई भी राजनेता या सरकार न्यायपालिका पर बेवजह दबाव न बना सके। तो यहां जो आप देख रहे हैं ना, वो सच में हैरान करने वाला है। ये पूरी प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत चलती है। संसद में बस ये प्रस्ताव पेश करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा है। अगर इसी लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, और राज्यसभा में वहां 50 सांसदों के सिग्नेचर जरूरी हैं। मतलब सिर्फ जांच शुरू करवाने के लिए ही इतने सारे सांसदों की सहमति चाहिए होती है। अब मान लीजिए प्रस्ताव आ गया, तो आगे क्या? इसके कई मुश्किल चरण होते हैं। पहले सदन में प्रस्ताव आया, फिर स्पीकर या चेयरमैन उसे स्वीकार करते हैं। उसके बाद एक खास जांच समिति बनती है। अगर उस समिति ने जज को दोषी मान भी लिया तो असली अग्नि परीक्षा संसद में होती है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में, वो भी एक ही सत्र के अंदर, विशेष बहुमत से पास होना पड़ता है। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत और उस दिन मौजूद लोगों का कम से कम 2/3 बहुमत। जब यह सब हो जाता है तब जाकर कहीं राष्ट्रपति उस जज को हटाने का आदेश निकालते हैं। अभी हमने जिस जांच समिति की बात की ना, वो बहुत अहम होती है। इस 3 सदस्यीय कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के जानकार यानी जूरिस्ट। आप इसे एक तरह से ट्रायल कोर्ट ही मान लीजिए, जो आरोपों की बाल की खाल निकालती है और सारे सबूतों को बहुत ही बारीकी से परखती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट पर आते हैं। ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, आपराधिक कार्यवाही और गिरफ्तारी। महाभियोग तो पद से हटाने के लिए हो गया, राइट? लेकिन अगर जज से कोई अपराध हो जाए तब क्या होगा? क्या किसी जज को सीधे जेल हो सकती है? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल हो सकती है। जैसा हमने शुरू में कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना या उन्हें गिरफ्तार करना, ये एक आम इंसान की तुलना में बहुत अलग और बेहद संवेदनशील मामला होता है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा संघ मामले में कुछ बहुत ही सख्त गाइडलाइंस बनाई थी। जैसे कि गिरफ्तारी से पहले आपको जिला जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। आप किसी जज को तुरंत हथकड़ी नहीं लगा सकते। बहुत इमरजेंसी हो तो सिर्फ तकनीकी गिरफ्तारी होती है। और हाँ, किसी भी पूछताछ या मेडिकल टेस्ट के वक्त वकील का वहां होना मस्ट है। ये सारे नियम इसलिए बनाए गए ताकि जांच भी सही से हो जाए और जजों के सम्मान को भी कोई ठेस ना पहुंचे। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 5वें पॉइंट में हम कुछ रियल लाइफ केसेस देखेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि जो बातें कागजों पर लिखी हैं वो असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। ये टाइमलाइन देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि महाभियोग असल में कितना रेयर है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन लोकसभा में फेल हो गया क्योंकि कई सांसदों ने वोट ही नहीं किया। 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन का प्रस्ताव राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। और आपको याद होगा, 2018 में तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा जी के खिलाफ भी कोशिश हुई थी, पर वो तो शुरुआत में ही खारिज हो गई। मतलब फैक्ट यह है कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी भी जज को महाभियोग की पूरी प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिस्टम काम नहीं करता। अब इसी साल 2025 का ये एकदम ताज़ा मामला ही ले लीजिए। एक न्यायिक पैनल की रिपोर्ट के बाद 100 से ज़्यादा सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जब भी गंभीर आरोप सामने आते हैं तो संविधान का ये टूल आज भी पूरी तरह से एक्टिव है और इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, नियंत्रण और संतुलन, जिसे हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। सच कहूं तो यही वो जादुई फॉर्मूला है जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को एक साथ बांध के रखता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? ये है दो शक्तियों के बीच का बैलेंस। एक तरफ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ताकि जज बिना किसी नेता के डर के फैसले दे सकें, और दूसरी तरफ है संसदीय निगरानी, ताकि न्यायपालिका भी अपनी मनमानी ना करने लगे। हमारे संविधान बनाने वालों ने इन दोनों के बीच एक कमाल का संतुलन सेट किया है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल में प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है ना? लेकिन वो भी तो स्कूल मैनेजमेंट को जवाबदेह होता है। बिल्कुल वैसे ही जिला जज हाई कोर्ट को जवाब देते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हैं, और सब के सब भारत के संविधान को जवाब देते हैं। अल्टीमेटली इस देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इस लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, संविधान से बड़ा हो सकता है? आज के इस सफर से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या खुद चीफ जस्टिस, कोई भी कानून से बच नहीं सकता। उम्मीद है आज आपको इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की एक साफ और नई समझ मिली होगी। अपने नागरिक अधिकारों और सिस्टम को ऐसे ही करीब से जानने के लिए सवाल पूछते रहिए।